अरे सबको मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है ना? सबको आवाज़ सुनाई दे रहा है? स्क्रीन चेक करो एक बार, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ हाँ कर रहे हो बस। ठीक है, लेंस लॉ के बारे में आज देख लो। कल हमने ये एरिया वाला चेंज देख लिया था ना। अब यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो पूरे चैप्टर का जो क्रक्स है, मैं आपको बार बार वही चीज़ बार बार बताता हूँ। इस पूरे चैप्टर में आपको 3 फैक्टर्स का ध्यान हमेशा रखना है ना। और वो 3 फैक्टर्स आपके कौन कौन से हैं? पहला फैक्टर मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा फैक्टर एरिया और तीसरा फैक्टर थीटा। पूरे चैप्टर में हमें ईएमएफ निकालना रहता है। या तो करंट का डायरेक्शन निकालना होगा, इंड्यूस करंट विच इज़ ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। और ये ईएमएफ जो है आपका फ्लक्स पे डिपेंड करता है। अगर फ्लक्स में चेंज होगा टाइम के साथ तो ईएमएफ हमारा जनरेट होगा। तो उसके लिए आपको हमेशा तीनों पैरामीटर्स को बहुत बारीकी से एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा पैरामीटर आपका चेंज हो रहा है जिसकी वजह से फ्लक्स में चेंज प्रोड्यूस हो। यहाँ तक हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, कई बार मैंने आपको ये पॉइंट्स बता दिए है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। लेंस लॉ भी फिर हमने देख लिया था। लेंस रूल हमें डायरेक्शन निकालने के लिए यूज़ करते हैं, और लेंस रूल जो है वो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हमें देता है। ठीक है। और इसके अलावा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम कैसे वर्क करेंगे? फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे, सॉरी राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे ना। लेफ्ट हैंड रूल तो हम पहले यूज़ करते थे, अब हम राइट हैंड रूल भी सीख लेते हैं। राइट हैंड रूल में क्या होता है, देखो बिल्कुल सेम होता है। जो इंडेक्स फिंगर है आपकी मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रही है, और थंब आपका मैग्नेटिक फोर्स को डिनोट करता है, और जो मिडल फिंगर है वो इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करती है। ठीक है, क्लियर है? राइट हैंड रूल कहाँ पे यूज़ करोगे? जहाँ पे आपका इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। जहाँ भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे, जब हम ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पे हम फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फोर्स निकालने के लिए, या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए, या इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए, है ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट है इंड्यूस करंट। लेफ्ट हैंड रूल में, राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल में क्या फ़र्क है? इन दोनों में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि लेफ्ट हैंड रूल जब आप पढ़ते थे तो वहाँ पे जो आपका करंट होता था वो इंड्यूस करंट नहीं होता था। वो जो करंट होता था, हम एक्सटर्नली करंट सप्लाई करते थे। हम करंट सप्लाई करते थे इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती थी, है ना, और मैग्नेटिक फोर्स भी जनरेट होता था। लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है आपका, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट जब हम लेफ्ट हैंड रूल में यूज़ करते थे तो वो करंट आपका हम किसी सोर्स से सप्लाई करते थे, किसी एक्सटर्नल सोर्स से हम करंट को सप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ पे जो करंट है, ये करंट हम सप्लाई नहीं कर रहे, ये करंट आपका इंड्यूस हो रहा है। तो जहाँ भी इंड्यूस करंट की बात आएगी, इंड्यूस ईएमएफ की बात आएगी, वहाँ पे हम फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल के सिंबल्स और नोटेशन दोनों सेम है बिल्कुल। लेफ्ट हैंड रूल में आप लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करोगे, लेफ्ट हैंड यूज़ करोगे, और लेफ्ट हैंड में भी यही सेम सिंबल्स होंगे जो राइट हैंड में, कोई भी चेंज नहीं है। वहाँ भी मैग्नेटिक फोर्स होता था, वहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड होती थी, वहाँ भी करंट होता था, लेफ्ट हैंड रूल में भी और राइट हैंड रूल में।
लेकिन दोनों में डिफरेंस खाली इतना है कि यहाँ पे जो आपका करंट है वो इंड्यूस करंट है। जब भी इंड्यूस करंट की बात होगी तो हम राइट हैंड रूल का यूज़ करेंगे, ठीक है। बात समझ आ गई? क्लियर है पॉइंट सबको? यस सर। बस इसमें और कुछ नहीं है। इसके बाद आप आ जाओ, हाँ ओरिएंटेशन की बात कर रहा था मैं आज। ओरिएंटेशन वाला पॉइंट भी आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। वैसे तो मैं ये पॉइंट आपसे डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप स्लाइड में है तो एक बार इसको देख लो, ठीक है। हम सबको पता है कि फ्लक्स में चेंज 3 पैरामीटर्स की वजह से होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, एरिया की वजह से और थीटा की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड और एरिया को कांस्टेंट रखेंगे, इन दोनों पैरामीटर्स को हम कांस्टेंट रखेंगे। हम चेंज किसको कराएंगे? थीटा को। थीटा इज अवर वेरिएबल, हाँ थीटा वेरिएबल है तो थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा इंटू टी के बराबर। मतलब ये मेरा टाइम का फंक्शन है, थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एंड इफ टाइम इंक्रीजेस देन थीटा इंक्रीजेस, थीटा इंक्रीजेस देन कॉस थीटा में चेंज आएगा, कॉस थीटा विल डिक्रीज, cos theta will decrease, then flux will decrease, and flux will decrease, then there will be net change in flux. If there will be change in flux with respect to time, then EMF will be induced. ठीक है, तो ये सारी कहानी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है सबको? तो यहाँ पे हम थीटा की बात करेंगे, हम यहाँ पे थीटा को चेंज करने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से आप देखना। मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द लूप विद द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अभी तक हम क्या करते थे, इस तरह की हमारी लूप होती थी, तो मैग्नेटिक फील्ड और आपका एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन आपका सेम होता, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चेंज नहीं होता था, मतलब हमारा थीटा फिक्स रहता था, ठीक है। जब तक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चेंज नहीं होगा, मतलब आपका थीटा फिक्स है। अब एंगल को चेंज करना मतलब इस कॉइल को रोटेट करना। एंगल चेंज तभी होगा जब आपकी कॉइल ये इस एक्सिस के अबाउट, अगर मैं इसको रोटेशन दे दूंगा, जब ये कॉइल आपकी रोटेट करेगी तब इसका एंगल चेंज होगा, मतलब तब बी वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चेंज होगा, मतलब तब आपका ओरिएंटेशन जो है वो मैं कह सकता हूँ चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा का हम स्टडी करेंगे। अब इसको एक बार बड़े ध्यान से देखोगे, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यही आपका बेस बनेगा ऑल्टरनेटिंग करंट में, ठीक है। ये वाला जो कंसेप्ट है ऑल्टरनेटिंग करंट का, यहीं से बेस बनेगा, ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान से देखो, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई किया, दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट में हमने एक कॉइल रखा। अब इस कंडीशन में देखोगे तो इनिशियली इसका एरिया वेक्टर भी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर भी इधर है, ठीक है। दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन। अभी इनिशियल पोजीशन की बात कर रहा हूँ, है ना। इनिशियली बोथ द वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, एरिया वेक्टर इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन। लेकिन जैसे ही आपका कॉइल रोटेट करेगा, है ना, तो देखो इसका एरिया वेक्टर चेंज हो गया। पहले स्ट्रेट था, अब इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसे हो गया, एरिया वेक्टर का एंगल चेंज हो गया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी वैसा ही है, ठीक है। फिर आपका कॉइल वापस रोटेट करेगा तो फिर आपका एरिया वेक्टर कुछ और चेंज हो जाएगा, फिर एरिया वेक्टर वापस चेंज हो जाएगा। इस तरह से आपका एरिया का वेक्टर हमेशा चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे आपका कॉइल रोटेट करता जाएगा आपका एरिया वेक्टर चेंज होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहेगा। तो एरिया वेक्टर के चेंज होने की वजह से आपका जो थीटा है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होगा। और हम सबको पता है थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज एंगुलर स्पीड इनटू टाइम, है ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इसको मैंने ओमेगा से अगर रोटेट करूँगा तो मेरा थीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी के बराबर, ठीक है। वेरी सॉरी। तो यहाँ से हमें देखो एरिया वेक्टर हमारा जो चेंज हो रहा है इसकी वजह से फ्लक्स में चेंज क्रिएट होगा, ठीक है। फ्लक्स को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, विच इज n टाइम्स बी ए कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो थीटा को हमने इस तरह से डिफाइन किया, ओमेगा इंटू टी। टी इक्वल टू 0 पे देखो आपका थीटा 0 आ जाएगा, है ना। टाइम वर्सेस थीटा अगर आप प्लॉट करोगे, टी इक्वल टू 0 पे थीटा 0 हो जाएगा, है ना। फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब मैंने थीटा को रिप्लेस कर लिया ओमेगा इंटू टी से, और फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट करो अकॉर्डिंग टू योर फैराडेज लॉ डी फाई बाई डी टी। तो जैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन। तो यू विल गेट माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ओमेगा,
तो ये वाला जो पैरामीटर है आपका कांस्टेंट पैरामीटर हो जाएगा, और ये साइन ओमेगा टी मतलब ये फ्लक्चुएटिंग टर्म हो जाएगा, ठीक है, साइन का फंक्शन आ जाएगा। तो हमारा जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, नेट ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हुआ, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और इस वाले कांस्टेंट टर्म को मैं ई नॉट बोल सकता हूँ, है ना, इस कांस्टेंट टर्म को मैं क्या बोलूँगा, ई नॉट। सो आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, वेर ई नॉट इज द पीक वैल्यू। ई नॉट क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू ईएमएफ की इतनी पॉसिबल हो सकती है। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, इफ द कॉइल इज रोटेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ जनरेटेड। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ जनरेटेड जब भी आपको पूछेगा तो इसका मतलब आपको इस ई नॉट का वैल्यू फाइंड करना रहेगा, और ई नॉट का वैल्यू कितना होगा, एन बी ए ओमेगा। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ए इज द एरिया ऑफ कॉइल एंड ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड, ठीक है। तो जब भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है कि जहाँ पे आपको मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस निकालना होता है, तो आप इस वाले टर्म से निकालो, ठीक है। ये आपका ईएमएफ आ गया। अब ईएमएफ के इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो ये फ्लक्चुएटिंग ईएमएफ, मतलब ये साइन का फंक्शन है, और साइन का ग्राफ हम सबको पता है इस तरह से होता है, साइन 0 पे 0 होता है ना, साइन फिर मैक्सिमम हो जाता है, फिर 0 हो जाता है, फिर मैक्सिमम हो जाता है। इस तरह से आपका ईएमएफ ऐसे फ्लक्चुएट करता रहेगा, और जिसका मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगा, ई नॉट के बराबर। दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ इसका फ्लक्चुएशन ऐसा रहेगा। बात समझ आई? तो ये जो पीक वैल्यू है, मैक्सिमम भी हो सकती है, ये मिनिमम भी हो सकती है ना। पीक वैल्यू मैक्सिमम में भी आ सकती है, मिनिमम में भी आ सकती है, और दोनों के लिए आपका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा विच इज एन टाइम्स बी टाइम्स ए टाइम्स ओमेगा, है ना। चाहे मैक्सिमम पीक वैल्यू निकालनी हो, चाहे मिनिमम पीक वैल्यू निकालनी हो, दोनों के लिए आपका मैग्नीट्यूड विल बी सेम, ठीक है। तो यहाँ से हमने जैसे ही ओरिएंटेशन चेंज किया तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। ये डी फाई बाई डी टी हमने फैराडे का लॉ लगाया, यहाँ पे हमने फैराडेज का लॉ लगाया, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट? वैसे तो हम डिस्कस कर चुके थे, लेकिन फिर भी आप डायग्राम से एक बार इसको ध्यान से देखो तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी इस पर, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। क्लियर है सबको? यस और नो? हाँ सर। वेरी गुड। चलो आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। सो अब ये जो ईएमएफ हमेशा चेंज हो रहा था, ईएमएफ चेंजेस कॉन्टिन्यूसली इन मैग्नीट्यूड एंड पीरियोडिकली इन डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने ग्राफ प्लॉट किया था ईएमएफ वर्सेस टाइम का, तो हमें इस तरह से ग्राफ मिला था, है ना, साइन का फंक्शन। इसका मतलब ये है कि ईएमएफ जो है आपका वो पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, मतलब एक पीरियड है ना, एक साइन थीटा का ग्राफ का एक पीरियड होता है, एक पीरियड के बाद ये पैटर्न वापस चेंज हो जाता है, देखो, ठीक है। तो इसका पीरियड कितना है, इसका पीरियड हो गया, ये कितना हो गया, ये एंगल कितना हो गया, पाई बाई 2, ये पाई, ये 2 पाई, है ना। 2 पाई के बाद ये वेव वापस से रिपीट हो रही है, 2 पाई के बाद आपका ये वाला पैटर्न फिर से रिपीट हो रहा है, तो इसका पीरियड कितना हो गया, 2 पाई। पीरियड का मतलब ये होता है कितने एंगल के बाद, अगर मैं यहाँ पे थीटा ले रहा हूँ तो कितने थीटा के बाद, और अगर मैं यहाँ पे टाइम ले रहा हूँ तो कितने टाइम के बाद। तो थीटा में अगर मुझे पीरियड निकालना है तो इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई के बराबर, और हम सबको पता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी के बराबर होता है, ठीक है। तो 2 पाई इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। तो टाइम की अगर मैं बात करूँ तो विच इज़ 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। इसका जो पीरियड होगा टाइम का वो 2 पाई बाई ओमेगा के बराबर होगा। क्लियर है? तो ईएमएफ चेंजेस कंटिन्यूसली इन मैग्नीट्यूड। देखो कॉन्टिन्यूसली इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है n टाइम्स b टाइम्स a टाइम्स ओमेगा, दिस इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, और कॉन्टिन्यूसली इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना। मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो रहा है, और पीरियोडिकली इन डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन भी इसका चेंज हो रहा है, ठीक है, डायरेक्शन भी इसका चेंज हो रहा है। तो इस तरह के ईएमएफ को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। इस तरह के ईएमएफ को क्या बोलते हैं हम? इस तरह के ईएमएफ को बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। और इसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होती है, अब हमने ईएमएफ का इक्वेशन तो निकाल लिया ना, विच इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। जब आप इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे तो यही आपकी ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, आई इज इक्वल टू
आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसी को ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। अगले आने वाले चैप्टर में हम पूरा चैप्टर इसी पे बात करने वाले हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट का जो बेसिक है वो यहाँ से अराइज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। ऑल्टरनेटिंग करंट मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये एक स्पेशल केस है। ऑल्टरनेटिंग करंट इज़ द स्पेशल केस ऑफ दिस फ्लक्स चेंज। मैंने आपको बताया था फ्लक्स को चेंज करने के 3 तरीके होते हैं, या तो आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, या तो आप एरिया को चेंज करो, या तो आप थीटा को चेंज करो। तो ये जो थर्ड वाला केस है, जब हमने थीटा को चेंज करके फ्लक्स में चेंज प्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से हमारा ईएमएफ जनरेट हुआ, उसकी वजह से हमारा करंट जनरेट हुआ, तो दिस इज़ नोन एज ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट एक स्पेशल केस है। ये थर्ड केस की जो हम बात कर रहे हैं, जब हमने थीटा को चेंज करवा के फ्लक्स में चेंज करवाया, तो इसी केस के सारा का सारा चैप्टर आपका बन गया है। पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो ये थर्ड केस पे चलेगा। इसी को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। बात समझ आ रही है? यहीं से ऑल्टरनेटिंग करंट की आपकी शुरुआत हो जाती है। वैसे तो ये बेसिक पॉइंट किसी को पता नहीं रहता कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का थर्ड केस है। ऑल्टरनेटिंग करंट का जो पूरा चैप्टर डिज़ाइन किया गया है वो इसके थर्ड केस पे पूरा डिज़ाइन किया गया है ना। बात समझ आई? क्लियर हो गया सबको पॉइंट? यस। अब यहाँ पे इसका एक बार ग्राफ देख लोगे। ऑल्टरनेटिंग करंट यहाँ से आपका शुरू हो जाता है। अगर बेसिक से हम चलें तो यहाँ से ऑल्टरनेटिंग करंट की स्टार्टिंग हो जाती है। लेकिन अभी कुछ पॉइंट आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बचे हुए हैं, तो मैं अभी ऑल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट नहीं करूँगा। लेकिन आप इस पॉइंट को दिमाग में रखोगे कि जब भी मैं ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ाऊँगा तब ये बेसिक आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। अब इसके ग्राफ को एक बार ऑब्जर्व कर लो, इसका ग्राफ किस तरीके का होगा, है ना। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, थीटा के करस्पॉन्डिंग भी आप ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो और टी के करस्पॉन्डिंग भी आप ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, तो थीटा के करस्पॉन्डिंग तो हम सबको आता है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ये सब आप प्लॉट कर लोगे। और अगर आपको टाइम वर्सेस प्लॉट करना है तो आप टाइम की वैल्यू निकाल लोगे, है ना। जैसे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है ना, तो आप हर थीटा पे टाइम का वैल्यू यहाँ से फाइंड करोगे। सपोज करो थीटा का वैल्यू पहले है π/2, ठीक है, पहले वाले केस के लिए आपका थीटा का वैल्यू है π/2, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, 2π/T इंटू स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ से देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आपका स्मॉल टी का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, T/4 के बराबर। तो इसलिए थीटा के करस्पॉन्डिंग आपका पहला टाइम पीरियड क्या होगा, T/4 के बराबर। सेकेंड के लिए भी आप इस तरह से निकालोगे, यूज द सेम इक्वेशन अगेन, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। तो थीटा का वैल्यू अगर आपको पाई दिया है, ओमेगा का वैल्यू हम सबको पता है विच इज 2π/T इंटू स्मॉल टी। तो पाई से पाई अगेन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे स्मॉल टी का वैल्यू कितना मिल जाएगा, विच इज T/2 के बराबर। ठीक है, थर्ड के लिए आप फिर निकालोगे, सेम इक्वेशन यूज़ करोगे, थीटा का वैल्यू कितना है 3π/2 इज इक्वल टू ओमेगा इज अगेन 2π/T इंटू स्मॉल टी। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 3T/4 और नेक्स्ट टाइम पीरियड विल बी 3T/4। तो हर थीटा के करस्पॉन्डिंग आप इस टाइम पीरियड को निकाल सकते हो बाय द सेम इक्वेशन विच इज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी के बराबर। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया, यस और नो? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका हमेशा यहाँ पे जो इक्वेशन हो इसी फॉर्म का हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। हर बार आपका इक्वेशन जो हो इस फॉर्म का हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये इक्वेशन आपका तब है जब आपका इनिशियल हमने एंगल 0 कंसिडर कर रखा है। ठीक है, इनिशियली देखो हमने एंगल क्या कंसिडर कर रखा है, पीछे वाले डायग्राम को मैं फिर से दिखा रहा हूँ। इनिशियली जो हमने एंगल कंसिडर किया है वो हमने 0 कंसिडर कर रखा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल देखो। इनिशियली देखो एरिया वेक्टर भी आपका सेम डायरेक्शन में
और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में। तो मतलब इनिशियली आपका जो दोनों के बीच का एंगल है वो 0 डिग्री। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार हमारा कॉइल इनिशियली ऐसे ही रखा गया हो, है ना। कुछ कंडीशंस में हो सकता है हमने इनिशियली कॉइल को इस तरह से प्लेस किया गया हो, है ना। हमने किसी एंगल पे प्लेस किया हो जिसका एरिया वेक्टर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और दोनों के बीच का एंगल सपोज करो इनिशियली 5 है। ठीक है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल कितना है, 5 है। तो आपकी ये इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, जैसा कि आप SHM में पढ़ते थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जब आप 11th क्लास में पढ़ते थे तो इस तरह से हम इसको फेस एंगल बोलते थे, है ना। तो फेस एंगल आपका 0 हो भी सकता है इनिशियली, अगर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 है तो हमारा फाई का वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। फाई का वैल्यू 0 है, इसका मतलब जहाँ पे भी आपको E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इस तरह की इक्वेशन देखने को मिलेगी, तो आपको वहाँ पे समझ जाना है कि यहाँ पे फेस एंगल का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री। फेस एंगल 0 डिग्री का मतलब है इनिशियली आपकी कॉइल्स में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। मतलब आपका कॉइल का ओरिएंटेशन कुछ इस तरह का है ना। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल आपका कितना है, 0 डिग्री इनिशियली। लेकिन अगर आपको इस तरह का इक्वेशन दिया है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस सपोज करो मैंने दे दिया आपको π/6, तो π/6 अब आपका यहाँ पे फेस एंगल हो गया। मतलब ये बता रहा है, ये फेस एंगल ये शो कर रहा है कि इनिशियली इस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, π/6। π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। ठीक है, मतलब इनिशियली दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो इनिशियली कॉइल का ओरिएंटेशन कैसा भी हो सकता है, तो ये इनिशियल फेस को डिनोट करता है। ये जो फाई है, दिस फाई विल डिनोट योर इनिशियल फेस। मतलब इनिशियली आपकी कॉइल का ओरिएंटेशन कैसा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? यस और नो? क्लियर है सबको पॉइंट, है ना। तो इनिशियल एंगल पे डिपेंड करता है कि इनिशियली आपका फाई कैसा है। तो वही मैंने आपको यहाँ पे बताना चाहा, ये जो हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है ना, इनिशियली फेज एंगल आपका सपोज करो अगर π/2 है ना, तो आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। अब सपोज करो इसी इक्वेशन में E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। तो अगर ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा भी लिख सकता हूँ। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ थीटा प्लस, यहाँ पे फाई की वैल्यू 0 है ना, प्लस 0 लिखा है मैंने। ठीक है, अब सपोज करो मैंने आपको फाई का वैल्यू 90 डिग्री दे दिया इनिशियली। मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड को मैंने ऐसे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल सपोज करो इनिशियली कितना है, 90 डिग्री। तो मेरा इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगा, देखो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ थीटा प्लस 90 डिग्री। और हमें पता है साइन थीटा प्लस 90 कितना होता है, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो आपका इक्वेशन यहाँ पे मॉडिफाई हो जाएगा, which is E is equal to E naught cos of theta, or you can also write E is equal to E naught cos of omega t। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो ऑल्टरनेटिंग EMF है, ये साइन का भी फंक्शन हो सकता है और ये कोसाइन का भी फंक्शन हो सकता है। अगर मैं ऐसे आपको इक्वेशन दे दूँ तो दिस इज ऑल्सो ऑल्टरनेटिंग EMF। इट मे बी अ फंक्शन ऑफ साइन, इट मे बी अ फंक्शन ऑफ कोसाइन। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस खाली फेस एंगल का है, और ये फेस एंगल कितना है, 90 डिग्री। जब ये फेस एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब जब 90 डिग्री का डिफरेंस आएगा, तो आपका साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये जो है ये ऑल्टरनेटिंग EMF ही है। अभी भी ये जो इक्वेशन आपको यहाँ पे शो करी है, दोनों इक्वेशंस हैं ऑल्टरनेटिंग EMF, और इन दोनों की वजह से जो करंट पैदा होगा, इसकी वजह से करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। दिस इज ऑल्सो ऑल्टरनेटिंग करंट, एंड I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज ऑल्सो ऑल्टरनेटिंग करंट। दोनों ऑल्टरनेटिंग करंट, दोनों की वजह से ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो रहा है। बात समझ आ रही? सारा का सारा गेम यहाँ पे फेस एंगल का। तो जो दो चीज़ें आपको यहाँ पे दिमाग में रखनी है, एक तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी ये होगी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5,
वेयर फाई इज योर फेस एंगल, ठीक है। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। और ई नॉट जो होता है दिस इज द मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ द ईएमएफ, और इसका मैग्नीट्यूड हमने अभी अभी देखा विच इज n टाइम्स b टाइम्स a टाइम्स ओमेगा। दिस यू शुड रिमेंबर कि इसका जो मैक्सिमम ईएमएफ का जो पीक वैल्यू होता है किसके बराबर होता है, एन बी ए ओमेगा के बराबर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, एनी वन ऑफ यू? अब बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट अलग से कुछ नहीं होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट इसी से आपका स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ऑल्टरनेटिंग करंट दिमाग में ये मत लेके चलना सर कुछ अलग से पढ़ा दोगे। ऑल्टरनेटिंग करंट एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक पार्ट कह सकते हो आप, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का थर्ड केस है, जो मैं थर्ड केस आपको बता रहा था विच इज़ फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा में, जो हम थीटा का जो डिस्कशन कर रहे थे कि थीटा की वजह से भी हम फ्लक्स में चेंज क्रिएट कर सकते हैं, और फ्लक्स में चेंज की वजह से हमारा ईएमएफ में चेंज, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो जो हम थीटा में जो चेंज करके फ्लक्स में चेंज क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है यही आपका ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, और इसी से जो करंट पैदा हो रही है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट कोई नई चीज़ नहीं है, और यही प्रिंसिपल आपका ऑल्टरनेटिंग जनरेटर्स में भी यूज़ होता है। ऑल्टरनेटिंग जनरेटर्स में हम क्या करते हैं, अब ये भी कहानी थोड़ी आपको बताता हूँ। जो हमारा ऑल्टरनेटिंग जनरेटर होता है ना, जनरेटर का प्रिंसिपल भी ऐसा ही होता है। जनरेटर में क्या होता है, एक कॉइल होती है, मैं आपको वाइट बोर्ड शो करता हूँ, है ना, तो आपको उस पर अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग जनरेटर का जो प्रिंसिपल होता है ना, वहाँ पे भी आपका ये थीटा वाला केस ही यूज़ करते हैं, है ना। जब हम थीटा को वेरी कराते हैं, तो थीटा को जब हम वेरी कराते हैं तो आपका ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट होता है, जिसकी वजह से ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है। तो इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। अब प्रैक्टिकली हम इस ऑल्टरनेटिंग जनरेटर को कैसे चलाते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बड़े ध्यान से देखोगे। ठीक है, मेरा साइड बोर्ड इधर आ गया, ठीक है। सबको विजिबल तो है ना, स्क्रीन विजिबल है? सर हाँ, तो ऑल्टरनेटिंग जनरेटर में हम क्या करते हैं, देखो वहाँ भी यही प्रिंसिपल यूज़ होता है, तो उसको भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं। बार बार फिर कौन उस पर जाएगा। देखो हमारा नॉर्थ पोल होता है और यहाँ पे हमारा साउथ पोल होता है, ठीक है। सपोज करें नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, ठीक है। और यहाँ पे हमने इस तरह से कॉइल को प्लेस किया, ठीक है। यहाँ पे हमने इस तरह से एक रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस किया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस एक्सिस के अबाउट इस कॉइल को, इस एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस है यहाँ पे, इस एक्सिस के अबाउट इस कॉइल को रोटेट करते हैं, है ना। तो जैसे ही इस एक्सिस के अबाउट इस कॉइल को रोटेट करेंगे तो होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का तो आपका डायरेक्शन देखो कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही जाएगी फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो एज इट इज रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी कॉइल रोटेट करेगी, सपोज करो ओमेगा से रोटेट कर रही, तो ओमेगा से रोटेट करने की वजह से जो थीटा है हमारा वो हमेशा चेंज होता रहेगा, है ना। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। तो टाइम के साथ हमारा थीटा चेंज होता रहेगा। थीटा मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। अभी सपोज करो इस कंडीशन में आपका एरिया वेक्टर ऐसे है, ठीक है। लेट से आपका एरिया वेक्टर अभी ऐसे है। कुछ टाइम बाद ये कॉइल रोटेट हो चुकी होगी, तब आपका एरिया वेक्टर ये भी रोटेट हो जाएगा। दिस एरिया वेक्टर इज योर रोटेटिंग वेक्टर, मतलब ये रोटेट हो रहा है, इसकी वजह से आपका एंगल चेंज होता जा रहा है इन दोनों वेक्टर्स के बीच, ठीक है। तो यही प्रिंसिपल, बिल्कुल सेम प्रिंसिपल आपका ऑल्टरनेटिंग जनरेटर में यूज होता है, जिसकी वजह से आपका इंड्यूस करंट पैदा होता है। कहाँ पे, इस कॉइल के अंदर। अब इस कॉइल के अंदर अगर मुझे इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो यहाँ पे आप अप्लाई करोगे राइट हैंड थंब रूल। वेरी गुड, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड थंब रूल, ठीक है।
तो राइट हैंड थंब रूल से आप डायरेक्शन निकाल के मुझे बताओ कि करंट कैसे फ्लो करेगा। फाइंड करके बताओ मेरे को कि इस कॉइल में करंट कैसे फ्लो करेगा, इंड्यूस करंट जो जनरेट होगा वो किस तरह से फ्लो करेगा। हेलो, कॉल करता हूँ अभी, क्लास में हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, समझ आ गया सबको। डायरेक्शन मुझे बताओ किस डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ अच्छा, डायरेक्शन तो आप चलो निकाल लो राइट हैंड थंब रूल से। इस पे एक पॉइंट मुझे और बताना था। जैसे कि हम ये कॉइल को रोटेट करते हैं ना, तो ये रोटेट करने के कई सारे तरीके होते हैं। अब इस कॉइल को अगर मैं कमर्शियल लेवल पे बात करूँ, सपोज करो मुझे कमर्शियल लेवल पे एक जनरेटर को डिज़ाइन करना है ना, तो कमर्शियल लेवल पे ऐसा तो नहीं कि हम हाथ से पकड़ के इस कॉइल को घुमाएंगे। कमर्शियली जब आपको इंड्यूस करंट जनरेट करना है, अगर आपको लाइट जनरेट करनी, करंट को जनरेट करना है, तो कमर्शियल लेवल पे इस कॉइल को घुमाने के कई सारे तरीके होते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि हम इसको हाइड्रो मतलब पानी की हेल्प से इसको घुमाएं, है ना। पानी की हेल्प से हम इस कॉइल को रोटेट करें। जैसे कि हम डैम में पानी को स्टोर करके रखते हैं, तो वहाँ पे हाई पोटेंशियल एनर्जी होती है ना। हाई पोटेंशियल एनर्जी होती है उस पानी में, और जैसे ही वो पानी की हेल्प से हम इस कॉइल को रोटेट करा सकते हैं। हाँ, इस कॉइल को रोटेट कराने के कई सारे तरीके होते हैं, है ना। पानी में पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी जब आपकी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, तो ये कॉइल आपकी रोटेट होने लगती है। तो उस तरह के जनरेटर्स को हम क्या बोलते हैं, उस तरह के जनरेटर्स को बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, है ना। इस तरह के जनरेटर्स को बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। ठीक है, दूसरा, हम इस कॉइल को घुमाने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम पानी को लें और उस पानी को गर्म करें। ठीक है, पानी को लेके उस पानी को गर्म करें। बहुत ही बड़े लेवल पे होता है ये, बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, और उसमें पानी को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये स्टीम के प्रेशर से हम इस कॉइल को रोटेट करवाते हैं। जब हम स्टीम के प्रेशर से इसको रोटेट करवाएंगे, तो इस तरह के जनरेटर्स को हम क्या बोलते हैं, थर्मल जनरेटर्स। आप लोगों ने थर्मल पावर प्लांट देखे होंगे। थर्मल पावर प्लांट्स में यही प्रिंसिपल यूज़ होता है। थर्मल जनरेटर्स वहाँ पे यूज़ होते हैं। जो हमारे घरों में बिजली आती है, तो वो कहाँ से जनरेट होती है, थर्मल पावर प्लांट से। थर्मल पावर प्लांट में थर्मल जनरेटर्स ही लगे होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से हमें कराना क्या है, बेसिक एम हमारा क्या है, इस कॉइल को किसी भी तरह से रोटेट करवाओ। क्योंकि इस कॉइल को रोटेट कराएंगे और मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखेंगे, तो ऑब्वियसली आपका इंड्यूस करंट जनरेट होगा ही होगा। तो अलग अलग वेज से हम इस कॉइल को रोटेट करवा सकते हैं। स्टीम से रोटेट करवा सकते हैं, स्टीम के प्रेशर से रोटेट करवा सकते हैं। इतना हाई स्टीम का प्रेशर आप प्रोवाइड करो कि इस पर स्ट्राइक करते ही उसका रोटेशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, मतलब पानी के प्रेशर से उसको हम रोटेट करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक तरह के और तरीका है, जैसे कि न्यूक्लियर पावर जनरेटर्स आपने सुने होंगे, जहाँ पे हम न्यूक्लियर एनर्जी की हेल्प से इस कॉइल को रोटेट करवाते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पावर जनरेटर्स, है ना। तो 3 तरह के जनरेटर्स अभी मैंने आपको बता दिए, जहाँ पे हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शंस करवा के भी हम इसको रोटेट करवा सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर पावर जनरेटर्स। ठीक है, क्लियर है। और मॉडर्न डे जनरेटर्स जो हमारे हैं, और उसमें अभी तक जो मैक्सिमम पावर जनरेट किया गया है वो कितना है, डेटा के हिसाब से 500 मेगावाट। ठीक है, 500 मेगावाट तक की जो मैक्सिमम पावर है वो जनरेट की गई है। 500 मेगावाट का मतलब होता है कि आप 100 वाट के 5 मिलियन बल्ब जला सकते हो। इतनी पावर जनरेट करिए, है ना। ठीक है, मॉडर्न डे के जो जनरेटर्स हैं वो इतना हाई पावर जनरेट कर सकते हैं 500 मेगावाट तक। 500 मेगावाट का मतलब 500 × 10⁻⁶ वाट्स। ठीक है,
इसका मतलब आप 100 वाट के अगर बल्ब जलाओगे तो 5 मिलियन बल्ब जला सकते हो, इतना ज़्यादा पावर पैदा होता है। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है जनरेटर्स का, ये यूज़ होता है थर्मल पावर प्लांट्स में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में, जहाँ पे हमें बिजली जनरेट करनी होती है, करंट पैदा करना होता है, तो वहाँ पे हम इस तरह का यूज़ करते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई सबको? तो अब ज़्यादातर जनरेटर्स में, जो मॉडर्न डे के जनरेटर्स हैं, उनमें हम कॉइल को रोटेट ना करा के इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को रोटेट करवाते हैं। अभी तक मैंने आपको ये बताया था कि हम कॉइल को रोटेट करा रहे हैं, तो कॉइल को रोटेट करा के भी आपका थीटा में चेंज होता था। लेकिन हमारे पास एक और तरीका है कि हम ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इस मैग्नेट को इस तरह से कॉम्बिनेशन में रखें, है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इस कॉम्बिनेशन में रखें कि हम इस पूरे अरेंजमेंट को रोटेट करा सकें। कॉइल को रोटेट ना करा के नॉर्थ और साउथ पोल हमारा रोटेट करे। बात समझ आ रही है? अगर नॉर्थ और साउथ पोल हमारा रोटेट करेगा तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगी, तब आपका एरिया वेक्टर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर है वो रोटेट करने लग जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर जो है वो रोटेट करेगा, तो भी आपका ईएमएफ तो जनरेट होगा ही होगा, मतलब तो भी आपका इंड्यूस करंट तो पैदा होगा ही होगा। तो मॉडर्न डे के जो जनरेटर्स हैं उनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उनमें कॉइल जनरेट नहीं होती है, उनमें क्या कॉइल रोटेट नहीं होती है, उनमें हम ये जो मैग्नेट्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, उनको रोटेट करवाते हैं। ठीक है, और इंडिया में अभी तक जो अवेलेबल फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 50 हर्ट्स। इंडिया में जो अवेलेबल फ्रीक्वेंसी है जिस पे हम काम करते हैं दैट इज़ 50 हर्ट्स, है ना। यूएस में ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो यूएसए वाले जिस फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं दैट इज़ योर 60 हर्ट्स। वो 60 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं और हम किस पे काम कर रहे हैं, 50 हर्ट्स। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का भी फ़र्क पड़ता है। और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन है। ठीक है, किस फ्रीक्वेंसी पे हमने इसको घुमाया है, तो ओमेगा वाला फैक्टर हम देख रहे थे ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी वाला फैक्टर है इंडिया में थोड़ा कम है। इंडिया में जो अवेलेबल फ्रीक्वेंसी रेट है हमारे पास 50 हर्ट्स का है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ओमेगा है जो वो चेंज करेगा। यूएसए में मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी रेट अवेलेबल है वो है 60 हर्ट्स। ठीक है, बात समझ आई? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यस और नो? तो यहाँ पे आपका ये वाला टॉपिक हो जाता है लगभग कंप्लीट। कुछ पॉइंट्स अभी भी रहते हैं, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है आपका। इवनिंग क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और जल्दी से जल्दी हम इस चैप्टर को पैकअप करेंगे ताकि हम 7 चैप्टर पे जा सके। ठीक है, चलो, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, विल मीट यू इन द इवनिंग क्लास।